कामिनी ने साकेत के हाथ से पानी का गिलास थामा और उसे बेड साइड टेबल पर रखने के बाद उसके जख्म की पट्टी बदलने की तैयारी करने लगी। शाम के 6 बज रहे थे। लगभग 8 घंटे की बेहोशी के बाद साकेत को सुबह होश आया था। उसकी निश्चेतना के दौरान पूरी हवेली में कोहराम मचा हुआ था। हालांकि उसकी तीमारदारी में लगी डॉक्टरों की फौज ने आश्वासन दिया था कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी साकेत के होश में आने तक हवेली में मातम की हद तक तनाव छाया रहा था। खून लगा चाकू उसके निकट ही मिला था, इसलिए इस बात को समझने में किसी को खास ज़हनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी कि उसने अपनी हथेली खुद काटी थी। क्यों काटी थी? इसके जवाब में जब रतन ने आंखों देखा हाल बयां किया था तो हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया था। साकेत को क्या दिख रहा था? इस सवाल ने प्रत्येक को जड़ कर दिया था। चूंकि वह रानी माँ के सबसे करीब था और पहले भी उनके दिखाई देने की बातें कर चुका था, इसलिए सभी के मन पहली संभावना यही जगी थी कि उस पर रानी माँ का साया आ रहा है। ठाकुर साहब ने इस संभावना पर अविलंब यकीन कर लिया, क्योंकि वे पहले ही इस संदेह से घिरे हुए थे कि माँ को मुक्ति नहीं मिल पाई है। उस कोलाहल के दरमियान 2 घटनाएं और थीं जो उल्लेखनीय थीं। पहली ये कि साकेत की तर्जनी उंगली में मौजूद उस विचित्र अंगूठी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था, और दूसरी ये कि कामिनी और बुआ उस पूरे हंगामे के 20 मिनट बाद नजर आई थी, लेकिन इस बात पर न तो जगप्रताप ने कोई विशेष संज्ञान लिया था और न ही ठाकुर साहब ने। बाद में जब जगप्रताप ने कामिनी से कमरे में न होने का कारण पूछा था तो उसने खुद के बुआ के कमरे में होने का बहाना बना दिया था। मुझे मालूम है कि तुम बाकी लोगों को असली बात नहीं बताओगे। कामिनी ने कैंची से जख्म की पुरानी पट्टी को काटते हुए कहा, मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानते हो तो चलो मुझे ही बता दो कि कल रात हवेली के बाहर क्या गुल खिला रहे थे तुम, और ऐसा क्या नजर आ रहा था तुम्हें जो रतन को नजर नहीं आ रहा था। साकेत ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसके बदन में अभी भी हल्की थरथराहट व्याप्त थी। न तो उसकी धड़कनों की रफ्तार सामान्य हुई थी और न ही वह भय से बरी हुआ था। अपने आसपास निगाहें घुमाते हुए उसे अब भी यही आशंका सता रही थी कि दादी उसे फिर से नजर आ जाएंगी। उसने उंगली में मौजूद अंगूठी को कामिनी से छिपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे मालूम था कि कामिनी की नज़र उस पर पड़ चुकी है। तभी तो उसने क्या गुल खिला रहे थे जुमले का इस्तेमाल किया था। उद्धरण चिन्ह। बाबूजी और भैया कहाँ हैं? साकेत ने पूछा। कल रात तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उससे बाबूजी बुरी तरह परेशान हो गए थे, इसलिए तुम्हारे होश में आते ही वे तुम्हारे भैया और कुछ नौकरों को साथ लेकर बनारस चले गए। वहां बुआ के घरवालों ने पिशाचमोचन में दादी की मुक्ति के लिए पूजा पाठ करवाने के लिए एक पंडित से बात कर रखी है। साकेत खामोश रह गया। कल की घटना के बाद वह इस बात पर यकीन करने लग गया था कि संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो रहस्य के आवरण से ढकी हुई हैं और मानव की दृष्टि से परे हैं, इसलिए इस बार उसने अपने पिता की आस्था और मान्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की। तुमने बताया नहीं कि कल रात हुआ क्या था? कामिनी ने अपना सवाल दोहराया। जवाब देने से पहले साकेत ने उस पर दृष्टिपात किया। आज कामिनी के चेहरे पर सामान्य भाव नहीं थे, या शायद साकेत को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वो उसके व्यक्तित्व के रहस्यमय पहलू से वाकिफ हो चुका था। उसके मन में आया कि कामिनी के किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले वो उससे पूछे कि बुआ के साथ रात के अंधेरे में वो कहाँ गई थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने मन की मर्जी को दबाया और प्रत्यक्ष में बोला, आपको याद है सुनस्त्रा ने मुझे डायन पर यकीन दिलाने की बात की थी? अच्छी तरह याद है, कामिनी ने जख्म पर मलहम लगते हुए पूछा। कल जो हुआ ये उसी का नतीजा है। साकेत ने उंगली की अंगूठी पर नजर डालते हुए कहा, मैंने डायन की सच्चाई परखने की कोशिश की थी। यानी कि तुम्हें पता चल गया कि पूर्णमासी की रात मंदिरों के खंडहर के तालाब में नहाने वाली वह डायन एक हकीकत है, कोई मिथक नहीं? कामिनी ने आशंकित लहजे में पूछा। साकेत ने गौर किया कि उसके चेहरे पर अप्रत्याशित गंभीरता छा गई थी। ये तो नहीं पता चला, लेकिन इसका एहसास जरूर हो गया कि डायन होती है, चमत्कार होते हैं। साकेत ने ठहरकर कामिनी की ओर देखा और आगे कहा, मैं रामजतन का हाल जानने के लिए हॉस्पिटल गया था। वहां मुझे पता चला कि सुनस्त्रा भी वहां गई थी। सुनत्रा भी वहां गई थी।
कामिनी चौंकी, मगर क्यों? हॉस्पिटल में अपना परिचय मेरी पहचान वाली के रूप में देकर वह रामजतन से मिली थी, उसका मुआयना की थी और डॉक्टर को एक काली पट्टी देकर उसकी आंखों पर बांधने के लिए बोली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझ तक पहुंचाने के लिए उसने डॉक्टर को एक डायरी भी दी थी। डायन की सच्चाई परखने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी मुकम्मल जानकारी मुझे उसी डायरी से मिली। यहाँ तक कि ये अंगूठी भी। क्या लिखा था डायरी में? क्या कल रात उसमें लिखी बातों पर अमल करने की बदौलत ही तुम्हारे साथ हादसा हुआ? रोमांच के अतिरेक में कामिनी ये भूल गई कि वह साकेत के जख्म की पट्टी बदल रही थी। साकेत ने उसे सब कुछ बता दिया सिवाय इसके कि उसने उसे और बुआ को बाहर जाते हुए देखा था। हकीकत से रूबरू होने के बाद कामिनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो इस कदर हल्कान नजर आने लगी कि साकेत को लगा कि रहस्य का एक सिरा अपनी मुट्ठी में बंद रखने वाली कामिनी या तो सफल अभिनय कर रही है या फिर पूरे राज से वह भी नावाकिफ है। मैं बार बार आपसे कहता रहा कि मुझे दादी नजर आती हैं, लेकिन हर बार आप इसे मेरा वहम और सपना करार देती रहीं। कल मुझे कोई वहम नहीं हुआ था। मैं जो कुछ देख रहा था उसके बीच अपनी हथेली का दर्द भी साफ महसूस कर रहा था। दादी केवल मुझे नजर आ रही थी, जबकि रतन भी उनके ठीक पीछे खड़ा था। ठीक है, कल तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तमाम तर्कों और सिद्धांतों को दरकिनार करके एक पल के लिए तो ये माना जा सकता है कि दादी की आत्मा भटक रही है और तुम्हें इसलिए नजर आ रही है क्योंकि तुम उनके लाडले थे। लेकिन सवाल ये है कि तुमने जो टोटका किया था वह तो डायन को देखने के लिए किया था, फिर उस टोटके के एवज में तुम्हें दादी क्यों नजर आई? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है भाभी। साकेत के चेहरे पर व्याप्त उलझन उसके लहजे में भी घुल गई कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं कामिनी चेहरे पर ऐसे भाव लिए हुए बोली जैसे कुछ अप्रिय बोलने जा रही हो। दादी ही तो डायन नहीं। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? साकेत ने सख्त लहजे में प्रतिरोध किया। जब लोग अतृप्त इच्छाओं के साथ मरते हैं तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। दादी को भी मुक्ति नहीं मिली है क्योंकि वो मरी ही इस अतृप्ति के साथ हैं कि मुझसे अपने दिल की बात साझा नहीं कर पाईं। हो सकता है इसीलिए वो मुझे नजर आती हूँ। तो फिर सुनस्त्रा का टोटका पूरा होने के बाद तुम्हें डायन नजर आनी चाहिए थी, दादी नहीं। आयाम शो की गार्डन में और सुनस्त्रा के टोटके के बाद जो मुझे नजर आई वो दादी नहीं है, क्योंकि दोनों ही बार उसकी गोद में एक बच्चा था। पहली दफा वह बच्चे को दूध पिला रही थी और दूसरी दफा बच्चा उनकी गोद में सो रहा था। दादी मुझे पहली दफा मेरे कमरे के दरवाजे पर नजर आई थीं। तब उनकी गोद में कोई बच्चा नहीं था, यानी कि वो असली दादी थीं। तो इसका मतलब कि डायन तुम्हें दादी के रूप में नजर आ रही है। कामिनी के नेत्र संकुचित हुए। हाँ, यही सच है, लेकिन डायन तुम्हें दादी के रूप में क्यों नजर आएगी, असली रूप में क्यों नहीं? कामिनी के माथे पर बल पड़े। पता नहीं, कुछ तो राज है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। कहने के बाद साकेत ने कामिनी पर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। साकेत की टिप्पणी पर कामिनी हड़बड़ाई, मगर जल्द ही खुद को संभालते हुए बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि कोई तुमसे कुछ छिपा रहा है? बस यूं ही मेरे इनर इंस्टिक्ट से आवाज आई। मैंने तो सुना था कि इनर इंस्टिक्ट नाम की चीज महिलाओं में ज्यादा होती है। कामिनी जबरदस्ती हंसते हुए बोली, पहली बार किसी मर्द को उसके इनर इंस्टिक्ट के आधार पर धारणा बनाते हुए देख रही हूँ। 13वीं वाले दिन पंडित ने कहा था कि इस हवेली में किसी अपवित्र शक्ति का वास है। किस अपवित्र शक्ति की बात कर रहे थे वो? जहाँ तुम हो वहीं मैं भी हूँ। कामिनी कंधे उचकाते हुए बोली, जितना तुम जानते हो उतना ही मैं भी जानती हूँ। अगर इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे कैसे पता हो सकता है? साकेत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कामिनी उसे रोकते हुए आगे बोली, डायन की मिस्ट्री अब हम बाद में सुलझाते हैं, क्योंकि मुझे भी शाम के काम निपटाने हैं और तुम्हें भी आराम की जरूरत है। साकेत खामोश तो हो गया, मगर ये ताड़ गया कि कामिनी के ऐसा कहने के पीछे उसका मूल उद्देश्य उस टॉपिक को क्लोज करना था। कामिनी के जाने के बाद उसने अंगूठी को निकालकर तकिए के नीचे सरका दिया। साकेत के कमरे से निकलकर कामिनी सीधा गौतमी बुआ के कमरे में पहुंची।
बिस्तर पर साल ओढ़े विराजमान बुआ श्री रामचरित मानस का पाठ कर रही थीं। कामिनी को आया हुआ देख उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। जब वो बैठ गई तो करीब 5 मिनट बाद आरंभ किए हुए प्रसंग को पूरा करने के बाद वे उससे मुखातिब हुईं। क्या हो गया? शाम के वक्त चूल्हा चौका शुरू करने के बजाय यहाँ हमारे पास आकर साकेत के साथ कुछ गड़बड़ है बुआ। कामिनी ने चिंतातुर लहजे में कहा। काहे बैठ गई? उन्होंने भावे उचकाते हुए पूछा। हाँ, हम भी समझ रहे हैं। माई के साथ उसकी लगन अभी छूटी नहीं है, यही खातिर रह रहकर माई उसको दिखाई दे जा रही हैं। लेकिन तू चिंता नहीं कर, अभिमान जगुआ को साथ लेकर बनारस ही काम के लिए तो गया है। वहाँ माई के नाम पर पूजा पाठ करवा देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बुआ, साकेत को जो दिखाई दे रही है वो दादी नहीं है, कोई और ही है। क्या बकवास कर रही है तू? बुआ का चेहरा सख्त हुआ। हाँ बुआ, उसकी शक्ल तो दादी की होती है लेकिन वो गोद में बच्चा ली हुई होती है और बच्चे को दूध भी पिलाती है। ये सब बात साकेतवा ने ही कही तुमसे? बुआ ने कठोर लहजे में पूछा। हाँ, मैं उसी के पास से आ रही हूँ। उसके चोट की पट्टी बदल रही थी। बुआ ने कुछ नहीं कहा तो कामिनी ने आगे कहा। अब तो साकेत को ये शंका भी होने लगी है कि हम लोग उससे कुछ छिपा रहे हैं। ये तो होना ही था। बुआ ने बेचैनीपूर्वक पहलू बदलते हुए कहा। उस दिन पंडित भोजन तो ठुकरा ही भरे समाज में ये घोषणा भी कर दिए कि। बुआ ने जानबूझकर कथन अधूरा छोड़ दिया। वो मुझसे पूछ भी रहा था कि 13वीं वाले दिन पंडित ने हवेली में जिस बुरी शक्ति के होने की बात कही थी उसके बारे में मैं कुछ जानती हूँ या नहीं। का जवाब दिया तने, कह दिया कि मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानती। बढ़िया किया, लेकिन साकेत खामोश नहीं बैठेगा दादी। उसके दिमाग में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब क्या करें? बुआ ने परेशान लहजे में कहा। गए तो थे वहाँ, पर कौनो बात नहीं पता चली। कामिनी कुछ नहीं बोली। चलो अब मुंह न लटकाओ, हम कल गांव के देवी मंदिर के पुजारी के पास जाकर कौनो गंडा या तबीज लेकर आते हैं, वो साकेतवा को पहना देते हैं। तो क्या उस बुढ़िया का संबंध उसी बुरी शक्ति से है बुआ, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने कहा? बुआ खामोश रहीं, कुछ बोली नहीं, जबकि उनकी मूक सहमति पर कामिनी के जेहन में हाहाकार मच गया। साकेत को वह बुढ़िया प्रत्यक्ष तब नजर आई जब उसने सुनस्त्रा का बताया हुआ एक ऐसा टोटका पूरा किया जो डायन के वजूद पर किसी को यकीन कराने की कुंजी है। इस नजरिए से देखे तो वह बुढ़िया एक डायन हुई। बुआ ने अभी अभी ये भी स्वीकार किया कि उस बुढ़िया का संबंध ब्राह्मणों द्वारा बताई गई बुरी शक्ति से हो सकता है। तो क्या वह बुरी शक्ति एक बूढ़ी डायन है? क्या डायन हवेली में आ चुकी है? अंतिम पंक्ति की कल्पना से कामिनी बुरी तरह दहल उठी। उसने सूखे अधरों पर जुबान फेरते हुए बुआ की ओर देखा। उसके मन में आया कि वह साकेत और सुनस्त्रा वाला प्रकरण उनसे बयां कर दे, लेकिन फिर ये सोचकर उसने उक्त विचार को मूर्त रूप नहीं दिया कि बुआ खामखा बात का बतंगड़ बना देगी और अगर साकेत ने उस मुद्दे पर अपनी ओर से कोई प्रयास करने की योजना बनाई होगी तो वह बाधित हो जाएगी। वो छोटी बच्ची वाली घटना तो साकेतवा को नहीं पता चली है न? नहीं, इस बारे में तो उसे जरा अभी भनक नहीं है। उद्धरण चिन्ह बढ़िया है, आगे भी भनक न लगने पाए, इसका ध्यान रखियो। जी बुआ, कहने के बाद कामिनी प्रस्थान के ध्येय से खड़ी हो गई। साकेत ने वॉशरूम के आईने में अपना चेहरा देखा और महज 24 घंटों के अंदर उसमें आई तब्दीली पर हैरान रह गया। उसकी आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स नजर आ रहे थे। हालांकि वे सर्कल्स अभी हल्के थे, लेकिन जिस तेजी से वे वजूद में आए थे उससे ये जाहिर था कि अगले 24 घंटों में वे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के काबिल हो जाने वाले थे। उसके चेहरे पर व्याप्त रहने वाली जिजीविषा की आभा और आंखों की स्वाभाविक चमक भी क्षीण दिखाई दे रही थी। अपने चेहरे के आकर्षण को यूं लुप्त होता देख उसे अनायास ही सुनस्त्रा की चेतावनी याद आ गई। आपका एक गलत फैसला आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना सकता है, क्योंकि डायन की कायनात में पीछे लौटने के रास्ते नहीं हैं। नहीं, साकेत ने खुद को तसल्ली दी, इतनी जल्दी नहीं, ये अब इतनी जल्दी नहीं शुरू हो सकता।
वह चेहरे पर पानी के छिंटे मारने लगा, मानो आंखों के इर्द गिर्द दिखाई दे रही उस कालिमा को धोने की कोशिश कर रहा हो। उसने आईने को तौलिए से पोंछा ताकि उसके गंदा होने के कारण स्पष्ट प्रतिबिंब न दिखाई देने की गुंजाइश खत्म हो जाए, लेकिन उक्त क्रियाकलापों के बाद भी जब हकीकत नहीं बदली तो वह ठगा सा खड़ा होकर अपने प्रतिबिंब को देखते हुए चेहरे पर हाथ फिराने लगा। ऐसा करते हुए उसे कुछ ही क्षण हुए थे कि एक बार फिर वह चौंककर अपने हाथों को देखने लगा। उसकी भुजाओं से लेकर हाथ के पंजों तक की नसें उभरकर नीली हो गई थीं। कहीं कहीं ऐसा लग रहा था जैसे नसों में गांठ बांध दी गई हो। हालांकि उसे मालूम था कि ऐसा होना कुछ लोगों में सामान्य होता है, लेकिन उसके मामले में ये सामान्य इसलिए नहीं था क्योंकि ये परिवर्तन भी उसमें महज 24 घंटों के अंदर आया था। अपने जीवन में इतनी तेजी से पांव पसार रहे दहशत को देखकर साकेत का बदन थरथरा उठा। उसे वॉशरूम घूमता हुआ महसूस होने लगा और वह बेसिन का नल थामकर अपना पूरा भार उस पर डालकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। ऐसा नहीं हो सकता है, इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। साहस की ढहती हुई दीवार को आत्मविश्वास के स्तंभ से संभालने की कोशिश करते हुए वो कुछ देर तक स्वयं को ये यकीन दिलाता रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर जब भय और घबराहट की गिरफ्त में जकड़ा उसका जेहन दोबारा उसके अख्तियार में आया तो उसने तौलिए से हाथ मुंह पोंछा, अटैच्ड वॉशरूम से बाहर आया और बिस्तर पर बैठकर अपनी नसों के उभार को देखते हुए उसका संभावित कारण तलाशने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो किसी तर्क पर पहुंचता, एक बार फिर पिछली रात की तरह परिवेश में व्याप्त आवाजें उसे किसी अंधकूप से आती हुई महसूस होने लगीं। उसने सिर थाम लिया, आंखें बंद कर ली और फिर एक के बाद एक उसके जेहन में 3 कौंधे चमकीं। एक महिला की लाश, किसकी कलाई कटी हुई थी। जंगल में आग की रोशनी के इर्द गिर्द परिक्रमा करती रहस्यमय महिलाएं। एक बच्चे को छाती से चिपकाकर दूध पिलाती हुई नवयुवती। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया सिवाय साकेत की हालत के। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बदन से ऊर्जा की एक एक बूंद निचोड़ ली गई हो। पिछली रात नजर आई कौंधों और कुछ क्षण पहले नजर आई कौंधों के बीच उसने तारतम्य बैठाने की कोशिश की, मगर शरीर ने मस्तिष्क का साथ नहीं दिया और अंततः वह निढाल होकर बिस्तर पर लेट गया।